चले जी, अब हम अपनी वर्कशॉप में आफ्टर रिवाइजिंग दी स्ट्रैटेजी का पार्ट एंड डूइंग एक्सटेंसिव केस स्टडी, हमने स्ट्रैटेजी का पार्ट रिवाइज किया, एक बहुत बड़ी केस स्टडी की उसके ऊपर, जिसमें 2-3 पार्ट्स थे, 2-3 चीजें हमने देखी। रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा सा टेकअप किया। दिस केस स्टडी इज इन रिलेशन टू बिजनेस ऑपरेशंस। यहाँ पर जो ज्यादा चीज हम देखेंगे वो बिजनेस ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। लेट मी सेलेक्ट अ पेन। सर बिजनेस ऑपरेशंस में भी यहाँ पे जो फोकस होगा वो होगा हमारा प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन के ऊपर। सप्लाई चेन में भी प्रोक्योरमेंट एंड सप्लायर सिलेक्शन। और साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह ताला थियरी भी रिवाइज करवाता रहूंगा। बिजनेस ऑपरेशंस में क्या है, थोड़ी सी डिटेल समरी देखनी है तो यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ देखें। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर थोड़ा सा वो भी रिवाइज करवाता रहूंगा। साथ साथ हम इसको सॉल्व भी करेंगे। जब मगरिब की अजान हो जाएगी तो मगरिब का ब्रेक भी कर लेंगे, कोई इसी परेशानी की बात नहीं है। स्काई इज नॉट फॉलिंग, सही। तो मोस्ट लाइकली ऐसे करेंगे कि सवाल पहले रीड करेंगे, रीड करने के बाद मगरिब का ब्रेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आके इसको सॉल्व करेंगे। तब तक इंशाल्लाह हमारे 8:30 पौने 9 हो जाएंगे, तो वर्कशॉप हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। एक बिजनेस ऑपरेशंस का एंगल यहाँ पे हम देखेंगे सर। दूसरा एंगल यहाँ पे हम देखेंगे एथिक्स का एंगल। थोड़ा बहुत एथिक्स का पार्ट भी सवाल के अंदर हम यहाँ पे जो है वो देखने वाले हैं। आए इसे देखते हैं रिक्वायरमेंट में हमसे क्या मांगा जा रहा है, ताकि हमें आइडिया हो कि मोटा मोटा इस सवाल में क्या बात हो। सर 6 एग्जिबिट्स हैं इसके, कुछ रेलिवेंट हैं कुछ नहीं है। तो जो रेलिवेंट नहीं है उनको हमने नहीं देखना, जो कैलकुलेशन SPM का पार्ट नहीं है वो नहीं देखना। MSA 2 के हिसाब से ये सवालात होते हैं, हम सिर्फ वो पोर्शन करेंगे जो हमारे SPM का रेलिवेंट पोर्शन है, ठीक है। इवेल्युएट एंड कंपेयर 3 प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स। गालिबन सवाल में हमारे पास कोई 3 प्रोक्योरमेंट के प्रपोजल्स आने वाले हैं और हमें इसमें से सबसे अच्छा प्रपोजल उठाना है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड रिस्क फॉर ईच प्रपोजल। अच्छा, यहाँ पे भी रिस्क मैनेजमेंट वाली बातें आ गई। प्रोक्योरमेंट भी समझनी है, रिस्क मैनेजमेंट भी समझनी है। ऑफ ईच प्रपोजल इफ दे ऑपरेट फॉर लॉन्गर देन 4 years। दूसरा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन एथिकल इम्प्लीकेशन फॉर लैंडिंग्स ऑफ सीजिंग टू यूज गूगल एज अ सप्लायर एंड एथिकल इम्प्लीकेशन फॉर लैंडिंग्स। देखो ICAP का जो एक कन्वेंशनल फॉर्मेट है ना, जिसमें थ्रेड्स आते हैं, सेफगार्ड्स आते हैं, वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है, वो आसानी से वो कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस एथिक्स में कभी कोई सवाल अगर उठ के आ जाएगा तो उसमें हमें अपना जाती मिरर टेस्ट इस्तेमाल करना है कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा हो सकता है अप डाउन हो जाए। इसलिए मैंने एक सवाल ऐसा चूज किया जो आपको वो वाली चीज थोड़ा सा सिखाएगा कि बिजनेस एथिक्स के बारे में कैसे सोचना है। ICAP कोड ऑफ एथिक्स आसान है। देखो एक केस होता है आपके सामने, आप देखते हैं जी इसके अंदर इसके पास थ्रेट क्या आ रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट है, फेमिलियरिटी है, रिव्यू है, एडवोकेसी है। कौन सा थ्रेट इसके अंदर, इंटिमिडेशन वगैरह, क्या थ्रेट यहाँ पे नजर आ रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कहाँ पे आके मसला हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, किधर आके इशू आ रहा है, प्रोफेशनल बिहेवियर वगैरह हम आराम से बता देते हैं। सेफगार्ड्स SPM के अंदर 3 ही होते हैं एथिक्स के अंदर। या तो आप इस मैटर को किसी हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कस करो, वो अथॉरिटी अगर आपको सही जवाब नहीं दे रही, आपका बोर्ड यानी आपका जो एडवाइजर है वो सही जवाब नहीं दे रहा, ICAP से रेगुलेटरी बॉडी से डिस्कस कर लो, या फिर उस कंपनी से आप क्विट कर जाओ या विसल ब्लो कर लो। 3-4 किस्म के सेफगार्ड्स होते हैं हमारे पास। फिर कहते हैं एक्सप्लेन द इश्यूज दैट लैंडिक्स बोर्ड शुड कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एंगल हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी देखेंगे, थोड़ा बहुत एंगल हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी देखेंगे। सो वी हैव गॉट प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करना है और इसके अंदर देखना है कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं और रिस्क क्या हैं। दूसरा, हमें एथिकल इंप्लीकेशंस देखनी है और तीसरा हमें ये देखना है कि भाई साइबर सिक्योरिटी के क्या इश्यूज यहाँ पे हैं सप्लाई चेन में और इसको कैसे हल किया जा सकता है। इधर रिकमेंडेशंस भी देनी है हमें रिगार्डिंग एनी एक्शंस दैट इट शुड टेक इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब आए थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं, समझते हैं कंपनी क्या करती है, क्या बेचती है, क्या पूछ रही है हमसे। लैंडिक्स PLC is a large scale manufacturer of high quality watches। जी भाई घड़ियां बनाते हैं, one of the very good accessories। The company's manufacturing facility is based in the UK but it exports throughout the world। पूरी दुनिया को ये एक्सपोर्ट करते हैं। You are Stella something, ICW chartered accountant who has just joined Landix। You have been asked to attend a meeting with the head of procurement, Karen Black। The meeting, Karen opened the meeting. Thanks for coming to see me, Stella. I realize that you're new to Landix। I have provided some background notes about the company। Exhibit 1, कंपनी के बारे में कुछ background notes दिए हुए हैं, आइए देखते हैं इसको। Landix is a listed company generating revenues over 300 million per annum with sales in 80 countries। The company has single manufacturing site in the UK and most of its suppliers are also UK companies। Landix manufactures
हाई क्वालिटी वॉचेस, सर डिफरेंशिएशन पे है ये, कुछ अलग बेचते हैं, कुछ अच्छा बेचते हैं, हाई क्वालिटी बेचते हैं, which retail from £1,000 onwards, upwards, ठीक है. The brand has widespread global recognition and a symbol of quality and style. The watches have a traditional mechanism rather than quartz movement found in most watches and are made by skilled employees. Sir, ये इनकी differentiation है. Traditional से हट के, sorry, the watches have a traditional mechanism और इसके अलावा skilled employees इनको बनाते हैं. ठीक है, तो जो legacy है पुराने tradition की, वो legacy ये घड़ियां carry करती है. The watch casings are most significant bottom component are made from high quality glass along with steel, silver और gold. ये जो केसिंग होती है, जो केस होता है जिसके अंदर घड़ी की मशीन फिट की जाती है, ये सबसे ज्यादा मटेरियल खरीदते हैं ये बाहर से. बॉटम कंपोनेंट का मतलब ये अपने सप्लायर से इसको खरीदते हैं. दे परचेज इट, दे प्रोक्योर इट, प्रोक्योर करते हैं या कह लो कि परचेज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम सप्लायर्स. हाई क्वालिटी ग्लास लगा होता है इसके अंदर, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, ये चारों चीजें. Demand in volume terms has increased by over 10% per annum in recent years. This has generated significant profit, but the increase in output has brought with it the problems of maintaining quality. सर जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बेचने लगे हैं तो इनकी क्वालिटी के मसले मसाइल भी यहाँ पे जो है वो थोड़े से खड़े हो गए. ठीक है, नहीं फोकस डिफरेंशिएशन तो 80 कंट्रीज में बेचते हैं, बहुत सारी मार्केट्स पे कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अमीरों को टारगेट कर रहे हैं, एक सर्टेन अवाम है. लेकिन देखो £1000 की घड़ी ना ऐसी नहीं है कि दुनिया का 1-5% इसको पहने, बहुत सारे लोग पहन सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट को यहाँ पे कैटर करें. बस समझो कि लग्जरी वॉचेस का ये ब्रांड है, लग्जरी वॉचेस का ब्रांड. ठीक है, हाई इनकम को फोकस करें, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नीश नहीं है ये. हाई इनकम कुड बी अ वेरी लार्ज मार्केट, बहुत स्पेसिफिक नीश नहीं है, छोटी नीश नहीं है. This has generated significant profit, but the increase in output has brought with it problems of maintaining quality. There have also been difficulties ensuring the external procurement of components and raw materials is timely, efficient, flexible within the production capacity of suppliers. भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ रही है, सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, प्रोक्योरमेंट के, सप्लाई साइड के थोड़े मसले आते हैं, इतना इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली नहीं हो पाता. ये यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन इनका मकसद ये है कि क्या करें, ये टाइमली, एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल, टाइमली, एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल सप्लाई जो है वो सारी चीजों की हासिल करें. अच्छा, एग्जिबिट 1 हमने पढ़ लिया. द प्रॉब्लम इज दैट द डायरेक्टर्स आर नॉट हैप्पी. You would think they would be given the increase in sales have been achieved in recent years, but they're not. They're concerned that the recent growth achieved is not sustainable due to issues with our supply chain. भाई इतना पैसा कमाने के बाद भी डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये आप हमेशा नहीं कमा पाओगे क्योंकि आपके सप्लाई चेन के मसले हैं. आप हमेशा नहीं कमा पाओगे, आपके इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उनको नहीं हल कर रहे हो. आगे कहते हैं, the board believes in particular that we need to review the procurement arrangements for watch casings. The casings provide the outer shell to hold the watch mechanism and so are critical to our final product. कितने डिटेल्ड और साफ सुथरे क्वेश्चंस होते हैं ICAO और ACCA के. ये तक बता दिए कि केसिंग यूज किस चीज में होती है, ये होल्ड करती है वॉच को. The casings are currently supplied by a local company, Gootle Limited. गूगल को गूटल कर दिया इन्होंने, ये गूटले पढ़ लो. However, Google no longer has the capacity to supply our needs efficiency, and the situation will worsen unless it invests in new equipment and new factories. Sir, ये इनका problem statement है. Google no longer has the capacity to supply all our needs. और इसे investment करनी पड़ेगी unless it invest in new equipment and a new factory. ये problem statement है. Current supplier इतने casings बना नहीं पा रहा. एक ही supplier है जो ये provide करता है. Prior to making such an investment, the Google board is seeking assurance from the Landex board that Google will continue to be the sole supplier of watch casings for Landex over the next few years. ये कह रहे हैं भाई हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, हम मशीनरी लेने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं, बट शर्त ये है कि फिर आप कुछ सालों की कमिटमेंट तो करो, अश्योरेंस तो दो हमें. यहाँ आप यहाँ पे हमें कुछ अश्योरेंस तो दो फ्रॉम द Landex बोर्ड कि आप कुछ सालों तक ये हरकत नहीं करेंगे, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक आप ये मसला नहीं करेंगे. Opinion was divided on this issue at a recent Landex board meeting. As a result, 3 directors have produced briefing papers, each proposing different strategies for Landex future procurement policy. तीनों ने अलग अलग चीजें बताई हैं. ये एग्जिबिट 2 और 3 के अंदर बताई गई है. एग्जिबिट 2 में प्रपोजल 1, प्रपोजल 2 और प्रपोजल 3 मौजूद है, और इन्होंने डिमांड फोरकास्ट बताई है कि आगे के वक्तों में हमारी कितनी डिमांड है. हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो BFD वाले एंगल के लिए थी, सिंस इट्स एन MCQ क्वेश्चन. हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन हम मोटा मोटा देख लेंगे. देखो ये सब बताया हुआ है, करेंसी डिवैल्यूएशन, ग्रोथ रेट, करेंसी के रेट्स, ये सब बताए हुए हैं, हमारे कोई इस काम के नहीं है. और ये तो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है सर, ये तो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है. इसमें ये बताया है कि नई इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कैसे किया जाए, बॉन्ड से किया जाए
या जो है वो जाती इन्वेस्टमेंट की जाए, बैंक लोन लिया जाए, जीरो कूपन बॉन्ड्स दिए जाए, ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 प्रपोजल्स हमारे काम के हैं, 3 प्रपोजल्स, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, और थोड़ा बहुत हम डिमांड के नंबर्स को देख लेंगे कि आगे डिमांड आ रही है या नहीं आ रही। ये बेसिकली जो सवाल ओरिजिनली MSc 2 में मैंने करवाया तो मैंने एनपीवी कैलकुलेट करवाई थी तीनों प्रपोजल्स कि प्रपोजल 1 में एनपीवी क्या, 2 में क्या, 3 में क्या। सिंस वो एसपीएम के लिए रेलेवेंट नहीं है तो हम एनपीवी नहीं निकालेंगे, हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखेंगे जो हम थ्योरी में बयान करेंगे, बताएंगे। ठीक है, to help you I provided some forecast of demand, some working assumptions, ये exhibit 3 में। There are some further issues that I would like to consider. अच्छा, अगर ये सजेस्ट करें we were to set up all-round manufacturing facility in Moldova, exhibit 2, proposal 3, we would need to decide how to finance this investment। ये हमारे लिए जो है वो रेलिवेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर हम अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाते हैं जो कि प्रपोजल 3 के अंदर हमने बताया है तो हम पैसे कैसे फाइनेंस करें, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, exhibit 3, so this part is not relevant for us। Bootle was set up 10 years ago when Lendex outsourced its production of watch casings to Bootle. Many of the Lendex staff were made redundant as a result of the outsourcing, but transferred their employment to Bootle. They received lower redundancy payments as a consequence of obtaining alternative employment. The Lendex chairman at that time promised that Lendex would always use Bootle as its sole supplier of watch casings. I would like you to set out ethical position for Lendex if it were now to cease using Bootle as a supplier. भाई ये कंपनी जो मेजर आप पे डिपेंड करती है, आपके ही एम्प्लॉइज छोड़ के वहां पर गए थे, आपने रिडंडेंसी पेमेंट भी कम दी थी और आपने कहा था भाई हम इसको सोल सप्लायर के तौर पे यूज करेंगे। आपके चेयरमैन ने ये बात की थी, प्रॉमिस्ड, द वर्ड प्रॉमिस्ड, वुड ऑलवेज यूज Bootle एज इट्स सोल सप्लायर। हम हमेशा इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा कहानी पलट रही है, बदल रही है। हम अश्योरेंस भी नहीं दे रहे और हम दूसरे प्रपोजल सोच रहे हैं कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा लें, हम कोई और सप्लायर ले लें, हम Bootle के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, इस तरह की चीजें यहाँ पे सोच रहे हैं। Also, the finance director has declared a conflict of interest in brother। हाँ ये ठीक है, चलो ये सही है, exhibit 2 पे देख लेंगे। The board has expressed concern about any ethical issues that may arise from this relationship and whether any disclosure would be required in the financial statements. I would like you to draft some notes for the board meeting addressing these issues। हमें सिर्फ एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करनी है, फाइनेंशियल्स के पर्सपेक्टिव से हमें बात नहीं करनी। ये थोड़ा रिपोर्टिंग वगैरह में चला जाएगा, इसके बारे में हमने बात नहीं करनी है। Finally, the board has recently become concerned about the cybersecurity in Lendex supply chain following a cyber incident which affected accounting system files. I have provided details and would like your advice on how the board should respond। ये साइबर सिक्योरिटी वाला मैटर है, ये हमारे लिए रेलिवेंट है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होगी। पहली, तीनों प्रपोजल्स को पढ़ो और बताओ उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स और रिस्क बताने, देखो बेनिफिट्स बताने, रिस्क बताने। और अगर ये अपनी प्रोडक्शन खुद करते हैं, दूसरे किसी प्रपोजल पे जाते हैं तो एथिकल इम्प्लीकेशन बताओ। अगर इसको छोड़ देते हैं, सीजिंग टू यूज एज अ सप्लायर फॉर Lendex एंड फाइनेंस डायरेक्टर अराइजिंग फ्रॉम ब्रदर्स पोजीशन ऑन द रॉट बेल्ट, ये भी देखेंगे क्या मैटर है। और तीसरा, साइबर सिक्योरिटी। तो 3 मैटर्स हमको यहाँ पे देखना है। पहले प्रपोजल्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बेनिफिट्स और रिस्क एसोसिएट करना है। दूसरा, एथिकल इम्प्लीकेशंस निकालनी है, इन स्ट्रैटेजीज के हमारे पास जो है वो क्या होंगे। तीसरा, हमें ये देखना है कि साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या मसला है और उस सिक्योरिटी की हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन देनी है। ठीक है, रिकमेंडेशन देनी। तो इस तरीके से मिला के हमारी ये 3 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो है वो बन जाती है। 3 रिक्वायरमेंट्स बन जाती है। सर करना क्या है, बड़ा सिंपल है। देखो बैकग्राउंड तो हम पढ़ चुके, कंपनी के बारे में हमें पता है। अब हमें प्रपोजल 1 पढ़ना है, प्रपोजल 2 पढ़ना है, प्रपोजल 3 पढ़ना है और इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एग्जिबिट 3, एग्जिबिट 4 हमारे इतने काम का नहीं है, ना बहुत ज्यादा हमारे इस्तेमाल में आएगा, तो ये भी हमारे लिए रेलिवेंट इतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत हम डिमांड के नंबर्स को देख लेंगे, नॉट रेलिवेंट, और ये वाला भी नॉट रेलिवेंट। ठीक है भाई, रही अब यहाँ पे प्रपोजल 1, प्रपोजल 2 और प्रपोजल 3 की बात। इस तीनों प्रपोजल्स को हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं बारी बारी। ठीक है सर, पहला प्रपोजल क्या कहता है? पहला प्रपोजल कहता है रिटेन Bootle एज द सोल सप्लायर ऑफ वॉच केसिंग्स prepared by operations director Nancy Ritz। Bootle has supplied us with watch casings for many years and yet it has been reliable, provided really good quality products at a fair price। सर ये क्वालिटी भी अच्छी देता है, प्राइस भी अच्छी देता है और आपको इतने साल से प्रोवाइड भी कर रहा है। ठीक है, they also supply on a just in time basis, JIT बेसिस पे सप्लाई करते हैं, so we can hold minimal inventories। यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट भी बचती है। Admittedly, Bootle has struggled to keep pace with the race of expansion achieved by Lendex in recent years, but we need to help them solve this issue, not just walk away at the first sign of a problem। मतलब वो अगर ग्रोथ को नहीं हैंडल कर पा रहे तो आप क्या भाग जाएंगे? आप उनकी हेल्प करें।
In my view, Lendex should build a partnership supply relationship with Google underpinned by a 4 years. आपने strategic procurement पढ़ा होगा SPM के अंदर अपने lectures में, या जहां से भी आपने lectures लिए वहां से, कि strategic supplier होते हैं ऐसे suppliers जो business की strategy जिससे affect हो रही होती है, जो keen supplier, core suppliers होते हैं, ये core supplier है। और ये आगे कह रहा है कि हम इसी supply relationship को इसके साथ continue करते हैं with Google underpinned by a 4-year supply contract and monitored by a service level agreement. This will give them the confidence to invest in new equipment and a new factory to expand their capacity and meet our needs in the medium term. ये simple ये कह रहा है कि भाई invest करो, इनकी फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दो, इन्हें assurance दे दो कि आप इनके साथ रहेंगे. In initial negotiation, the Google board has stated that it can supply the watch casings at an average price of 100 each throughout the next 4 years. ये पहला प्रपोजल है. 1 मिनट दीजिएगा, यहाँ अजान हो रही है. ठीक है, चलिए जी, अजान मुकम्मल हो गई है. तो पहला प्रपोजल तो ये है कि भाई आप गूगल के साथ इन्वेस्टमेंट कर लो, उसको अपना स्ट्रेटेजिक सप्लायर, स्ट्रेटेजिक जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑप्शन बना दो, बिजनेस पार्टनर बना दो. ठीक है, और उसके साथ चलते रहो. उसने हमेशा आपका साथ दिया, इन्वेस्टमेंट करके उस पर भरोसा करो कि वो आपको अगले 4 साल तक कंसिस्टेंट सप्लाई करेगा, गिवन योर एक्सपेंशन, गिवन योर प्रोडक्शन. ठीक है. दूसरा प्रपोजल, हैव मल्टीपल ग्लोबल सप्लायर्स ऑफ वॉच केसिंग्स प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस डायरेक्टर. The problem with Lendex is that it is an international company on the demand side, but a very local company on the supply side. We have been too loyal to Google as our sole supplier of watch casings. We need to open up supply contract for watch casings to global competition and have multiple suppliers. These suppliers can then compete on price, quality and service. ये बात कर रही है parallel sourcing की, ये बात कर रही है network sourcing की, कि हम जो है वो multiple suppliers का एक network बनाएं, बहुत सारे suppliers का एक crunch बना लें, हमारे पास availability हो हर मुल्क के अंदर, और हम बेहतर से बेहतर supplier उठाएं. अब मैं अगर यूएस में बैठा हूँ, मुझे कपड़े का कोई काम कराना है, तो पाकिस्तान भी ऑप्शन है, बांग्लादेश भी ऑप्शन है, इंडिया भी ऑप्शन है, श्रीलंका भी ऑप्शन है, नेपाल भूटान में थोड़ी बहुत छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होंगी तो वो ऑप्शन नहीं है. ये 4-5 ममालिक हैं. मैं बेहतरीन सप्लायर पिक करूँ ना. मैं सप्लाई साइड पे इतनी लोकल कंपनी क्यों हूँ? वाई एम आई लोकल कंपनी ऑन द सप्लाई साइड? बिकॉज ऑफ माई लॉयल्टी विद गूगल. तो वो कह रहा है कि भाई आप जो है वो अलग जगह पे प्रोड्यूस करवाओ. इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैव रिवील्ड 3 पोटेंशियल सप्लायर्स, मुंबई यानी कि इंडिया, रोटब्लैट चाइना एंड एसएच वॉचेस वियतनाम. इसी के बोर्ड के ऊपर एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आया हुआ है. तो इनको 3 मार्केट्स मिली, इंडिया में भी सप्लायर मिले, चाइना में भी सप्लायर मिले, वियतनाम में भी सप्लायर मिले. We can use all of these suppliers to meet our needs. Contracts would be denominated in local currencies and transport cost would also be incurred in local currencies. Using expected exchange rates, the watch casings could be supplied on average for the equivalent of 90 pounds per casing plus transport cost of 3 pounds each. यहाँ पे हमें 100 पाउंड की कॉस्ट पड़ रही है. ठीक है, इधर ये कह रहे हैं कि 90 पाउंड की आपको कॉस्ट पड़ेगी. लेकिन भाई एक बात नोट करना, इधर करेंसी डेप्रिसिएशन वुड आल्सो बी इन्वॉल्व्ड. करेंसी मूवमेंट वुड आल्सो बी देयर. अगर उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो सस्ता पड़ेगा, अगर उनकी अप्रिशिएट हुई तो हमें महंगा पड़ेगा. ठीक है. Contracts would be renewable annually, so suppliers could be changed. साल में agreement जो renew होगा, supplier को change कर दो, मसला नहीं है. Prices renegotiated and competition reinforced on a regular basis. It is expected that due to competition, the prices in terms of local currencies will not change over the period 2015 से 18. Although this is by no means certain. इनको लग रहा है prices change नहीं होगी, लेकिन ये कोई लाजिम और मलजूम नहीं है. Prices change बहरहाल जो है वो हो भी सकती है. Transaction risk basically इसको कहते हैं, currency का risk जो है. तीसरा प्रपोजल, अपनी खुद की फैसिलिटी लगा लो भाई. सेटअप Lendex own manufacturing facility in Moldova prepared by production director Sue Harbin. If we set up our own manufacturing facility solely for watch casings, we can exercise more control over production volumes, quality, cost. By setting up in a developing economy like Moldova, we can gain significant financial benefits from lower cost. मोल्डोविया को पाकिस्तान कर लो, बात समझ में आ जाएगी. एक छोटी सस्ते गरीब मुल्क के अंदर ये फैसिलिटी लगाने की बात कर रहे हैं. ऑल्सो you will convert variable cost into fixed cost, which will be a major benefit if demand continues to grow. The currency of Moldova is the Moldovan dollar. In estimate that on 1st January, we would incur setup cost of 40 million. To build the factory, variable cost per watch casing are expected to be 40 and annual fixed costs are estimated to be 25. We can exit after 4 years if we need to and sell the factory for 20 million net of all disengagement cost. Numbers बताएं, इतना ज़्यादा हमारा इस्तेमाल इनको लेके नहीं होगा. कुछ यहाँ पे इन्होंने डिमांड फोरकास्ट बताई है और बाकी ये बताया कि करेंसी डेप्रिशिएट किसकी होगी, मोल्डोविया की, इंडिया की, चाइना की. इनकी करेंसीज, चाइना वियतनाम की भी करेंसीज जो है वो डेप्रिशिएट हो सकती हैं. ये वाली सारी बातें बताई हैं. तो दैट इज मोर कंसर्न्ड अराउंड द कैलकुलेशन. वो थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे नहीं है.
हमें क्वालिटेटिवली एनालाइज करना है कि इन 3 में से हमें किस पे जाना चाहिए, फिर उसकी एथिकल इम्प्लीकेशंस बतानी है, और एथिकल इम्प्लीकेशन के बाद इवेंचुअली हमें ये बताना है कि साइबर सिक्योरिटी वाले मैटर में हमारी क्या रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ तो लिया है, पूरा रीड कर लिया है। मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग का भी टाइम देना चाहता हूँ और मगरिब का ब्रेक भी देना चाहता हूँ। तो हम 15 मिनट में रिकन्वीन करते हैं, जो नमाज पढ़ ले वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, 15-17 मिनट में हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, और मीनवाइल आप लोग उसको ड्राफ्टिंग करने की कोशिश करें। नमाज की ब्रेक के बाद मैं इंशाल्लाह इस आंसर की ड्राफ्टिंग आपके पास जो है वो स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलें जी, नमाज पढ़ लें मगरिब की, हम 15 मिनट में रिकन्वीन करते हैं। चलें जी, अब इसके सोल्यूशन पर आते हैं। इवैल्यूएट या असेस लिखा हो तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दो भाई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों चीजें आप एक्सप्लेन कर दें। उसके अंदर आप डिसीजन लेना उनका काम है कि वो क्या करना चाहते हैं। इवैल्यूएट का मतलब एनालाइज करना होता है, क्रिटिकली असेस करना होता है कि यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 प्रपोजल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तीनों केसेस में हमारे पास जो है वो सिचुएशन दी हुई है, बताया हुआ है कि जी क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। तीनों प्रपोजल्स मौजूद हैं। एक दफा रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा रिविजिट करते हैं कि रिक्वायरमेंट हमसे क्या कह रही थी। सर रिक्वायरमेंट यहाँ में हमसे कह रही थी कि भाई तीनों को कंपेयर करें, दोनों के तीनों के जो है वो बेनिफिट्स और रिस्क बताएं। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रेकमेंड करेंगे क्या करना है। रेकमेंडेशन वो कहीं नहीं कह रहे कि बिजनेस को ये बताओ कि वो क्या करना चाहता है। हाँ, आईटी के अंदर रिकमेंडेशन कह रहा है पार्ट 3 में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इवेल्युएट करो, कंपेयर करो और मुझे बेनिफिट्स और रिस्क बता दो। क्या बेनिफिट्स कहाँ पे फॉल करेंगे, क्या रिस्क कहाँ पे फॉल करेगा, ये मुझे जो है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। बाकी बोर्ड डिसीजन ले लेगा कि बोर्ड ने यहाँ पे जो है वो क्या करना है, किस ऑप्शन की तरफ बोर्ड को जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड इसकी डिसीजन मेकिंग सारी की सारी कर लेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हमने पहला प्रपोजल देखा। पहला प्रपोजल ये था कि भाई आपके पास ये स्ट्रेटेजिक सप्लायर के तौर पे जो है वो मौजूद है, और यही स्ट्रेटेजिक सप्लायर को आपको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, इसके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने पर इसी से जो है वो प्रोक्योरमेंट हमें जारी रखनी चाहिए फॉर ऑल 80 कंट्रीज की सप्लाई चेन। ये अकेला यहाँ पे हमें केसिंग्स प्रोवाइड कर सकता है। क्या समझ आया जी, यहाँ पे क्या बेनिफिट आपको समझ आते हैं, क्या रिस्क समझ आते हैं, कैन एनीवन लेट मी नो। पहले बेनिफिट्स पे बात कर लो। छोटे छोटे 3-4 बेनिफिट्स यहाँ पे आ सकते हैं, आसान है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ जी, एनीवन। सोहेल कहते हैं सर कल से एक बात समझ नहीं आ रही कि, हाँ ये मैंने चलो इसका जवाब तो दे दिया। सिक्योर सप्लाई, लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट अपेरेंटली नहीं है। अपेरेंटली ये 100 पाउंड का दे रहा है, आपके 7 पाउंड ज्यादा लग रहे हैं। जेआईटी के बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद द सप्लायर। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ पास्ट ईयर्स। जेआईटी बेसिस है, लेस डिस्टेंस, क्विक डिलीवरी कैन बी मेड। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैन बी इंटीग्रेटेड, ताकि आपके पास कोई डिमांड आए तो उन्हें ऑटो पता चल जाए, उनके पास अगर डिलीवरी वगैरह खड़ी है आपको ऑटो पता चल जाए। ये सारे काम एक बेहतर बेनिफिट्स यहाँ पे है। सेफ है, सिक्योर है, पता है पास्ट में कर चुका है, काम का मालूम है, सब चीजें उस बंदे को पता है, एवरीथिंग दे नो। ठीक है ना, द कंपनी नोज एवरीथिंग, क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, कंपनी सब जानती है, और बहुत आराम से जो है वो इनके काम को भी समझती है, इनकी किसिंग को भी समझती है, क्वालिटी वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है। जिस तरीके का क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब मौजूद है। लेकिन सर रिस्क क्या है, डिस्पाइट द इन्वेस्टमेंट they may not scale सक्सेसफुली। भाई सिर्फ पैसा डाल लेने से, कंपनी बड़ी कर लेने से सक्सेस तो नहीं आ जाती ना, उसको चलाने का एक माइंडसेट भी होना चाहिए। ऐसे लोग भी होने चाहिए जो जिनका एक माइंडसेट हो, जो जो इतने एक्सपीरियंस्ड हो, इतने
अब इतने बड़े स्केल पे तो उन्होंने आज तक काम नहीं किया। जब थोड़ी बहुत स्केलेबिलिटी बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा, तो इनको मसले मसाइल पेश होना शुरू हो गए। अब कंपनी देख रही है डिमांड, ये देखो डिमांड के नंबर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। 2 लाख, 2 20, 2 35, 2 45, हर दफा तकरीबन 8-10%, 8-10% की ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। आगे वॉल्यूम के अंदर हमारे पास जो है वो ग्रोथ नजर आ रही है। तो बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ अगर ये नहीं करेंगे तो ये सिंगल सप्लायर है, इनका फेलियर मतलब प्रोडक्शन का फेलियर। सिंगल सप्लायर, इफ दे फेल, सेल्स ऑर्डर्स विल बी लॉस्ट। टू मच डिपेंडेंसी ऑन वन सप्लायर, बहुत ज्यादा आप इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। फिर अगर फ्यूचर में इफ देर आर डिजाइन ट्रेंड्स change, Tootle may not upgrade on a short term basis। ज़ाहिर है वो अभी इतना तेजी से पेस नहीं पकड़ पाया और पीछे रह गया रेस में। पता नहीं आगे जब चेंजेस होंगे, डिजाइन चेंजेस होंगे, चेंजेस आएंगे ट्रेंड्स में, प्रेफरेंसेस में, पता नहीं कितना उसको टेकअप कर पाएगा, कहाँ कहाँ वो अपनी क्वालिटी को, अपनी चीज़ों को मोल्ड कर पाएगा, अमेंड कर पाएगा, वहाँ पे कोई कैटेगराइजेशन अच्छी कर पाएगा। ये इतना आसान नहीं होता ना। जरूरी नहीं है कि वो ये सारे काम जो है वो इतनी आसानी से कर सके। लेकिन हाँ ये बात है कि क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सक्सेसफुल डिलीवरी है, पास्ट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो ये सब चीजें बेनिफिट्स में आ जाएंगी, ये जो है वो यहाँ पे रिस्क में आ जाएंगे। ठीक है, मोटे मोटे 3-3, 4-4 पॉइंट्स हमने दोनों में लिख लिए। अब आ जाओ प्रपोजल 2 की बात करते हैं। प्रपोजल 2 बेनिफिट्स, और यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रपोजल 2 के अंदर रिस्क की। हाँ जी, क्या बेनिफिट समझ आते हैं प्रपोजल 2 के अंदर? सर मल्टीपल सप्लायर्स, क्वालिटी की वैरायटी आपको मिल सकती है, सिलेक्शन की वैरायटी आपको मिल सकती है, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइसेस कैन बी नेगोशिएटेड एवरी ईयर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा वास्ट अवेलेबिलिटी होगी आपके पास सप्लायर्स की, उनके डिजाइन की, उनके काम की, ठीक है। बैकअप अवेलेबल इन केस ऑफ एनी इशू, कोई भी इशू आता है आपके पास बैकअप अवेलेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा 93 पाउंड्स, अपेरेंटली लोअर देन 100, लोअर देन 100 अपेरेंटली, ठीक है ना। ज्यादा इनोवेटिव डिजाइन हो जाएंगे और ज्यादा इनोवेशन आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल हो। इनोवेटिव डिजाइन, वेराइटी, ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, ग्लोबल टच आ जाएगा, लोएस्ट प्राइस पर यूनिट, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक। पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन सर रिस्क क्या है? इन सब सप्लायर्स के लिए ना आप एक छोटे क्लाइंट है, ठीक है। सो दिस कंपनी लेंडेक्स विल बी अ स्मॉल कस्टमर फॉर एन इंडिविजुअल सप्लायर, सो लैक ऑफ कमिटमेंट आ सकता है उनके लिए। तो वो अकेले कस्टमर थे ना, तो वो तो पूरी जान मार रहे थे इनके ऊपर। लैक ऑफ कमिटमेंट एंड क्वालिटी, as Landex will not be a major customer of any supplier। अब वहां पे क्या था, वहां पे तो भाई आप अकेले थे, उनकी कंपनी चली आपके आसरे पे रही थी, सब आप बता रहे थे, सब कुछ आप कर रहे थे। और फिर सर यहाँ पे डिले आ सकता है डिलीवरी में, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी डिले, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल को कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई इशू खड़ा हुआ, फिर करेंसी, करेंसी रिस्क, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का रिस्क आ सकता है, कन्वर्जन का रिस्क आ सकता है, वहाँ पे डिप्रिसिएशन वगैरह, हाई फ्रेट वगैरह, ये चीजें जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये बेनिफिट्स और रिस्क हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब हम बात करते हैं प्रपोजल 3 की। प्रपोजल 3 में सर बेनिफिट्स कम है, नुकसान ज्यादा है, यानी कि मूछें जो है वो दाढ़ी से ज्यादा बड़ी है।
इसको इस तरह से समझो। अब यहाँ पे आपका अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी कॉस्ट कम हो जाए, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि बल्क प्रोडक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे थोड़ी सी हमारी कॉस्ट बाज़ाहिर हमें दिख रहा है कि रिड्यूस हो सकती है। और JIT, अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है बड़ी आसानी से आप स्टैब्लिश कर सकते हो। JIT, अवेलेबिलिटी, ये कंट्रोल है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप खुद स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रिस्क की बात करूँ यहाँ पे, तो भाई यहाँ रिस्क बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। नॉन एग्जिस्टेंट एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन फ्रॉम मेनी ईयर्स। बहुत साल पहले इन्होंने ये काम खत्म करके अपने एम्प्लॉयज को बूटल के पास भेज दिया था, और रिडंडेंसी पेमेंट इसीलिए कम दी थी कि यार हम उनको वहां पे भेज रहे हैं। तो एक्सपर्टीज तो बिल्कुल नहीं है इनके पास, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। फिर डेविएशन हो जाएगी सर, एक ग्रोइंग मार्केट में आप डिविएट हो जाएंगे फ्रॉम योर डे टू डे नॉर्मल ऑपरेशंस, डिविएट कर जाएंगे आप डे टू डे एंड कोर ऑपरेशंस। फिर आपका एक सर वो होता है, लर्निंग कर्व होता है, इनिशियल डिलीवरी में नॉट बी रियली गुड, लर्निंग कर्व, initial response, result, initial result may not be very good। जिस तरह आप सोच रहे हैं हो सकता है इनिशियल रिजल्ट वैसा ना आए, उस तरह से सूरत हाल जो है वो ना खड़ी हो। इनिशियल रिजल्ट में नॉट बी वेरी गुड, इतना अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे जो है वो नजर ना आए, शुरुआत में हो सकता है आप सही से ना कर सकें, और फोकस हट जाएगा। इतनी ग्रोइंग मार्केट है, इतनी डिमांड आ रही है, इतने यूनिट्स लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, और आप चलें कि नहीं हम चिंदी काम करें, रॉ मटेरियल भी खुद बनाएं, इसको हम खुद ही यूज करें। एक छोटी सी केसिंग है, 100 पाउंड की, 1000 पाउंड की घड़ी बेच रहे हैं, 10% ऑफ कॉस्ट ओनली, उसके लिए आप इतना टाइम देंगे। मच टाइम एंड एक्सपर्टीज required for only 100 GBP, 10% of the sales price। रेवेन्यू के 10% पे आप इतना फोकस कर देंगे, इतना टाइम लगा देंगे, छोड़े भाई किसी और से करवा लें, ठीक है। अच्छा, हमें रिकमेंडेशन तो नहीं करनी है, कोई रिकमेंडेशन हमें यहाँ नहीं देनी, लेकिन कंक्लूजन, कंक्लूजन हम जरूर दे सकते हैं। कंक्लूजन क्या समझ आता है सर? प्रपोजल 1 इज द सेफेस्ट ऑफ ऑल, हैज द लीस्ट रिस्क एंड द सेफेस्ट ऑफ ऑल in terms of comparing with other two। बाकी दो के साथ अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें, तो कंपेरेटिव परस्पेक्टिव से कंपैरिजन के साथ प्रपोजल 1 हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। एक चीज, एक बंदे के साथ हम काम करते आ रहे हैं, 10 साल से वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, उसकी क्वालिटी से हम सेटिस्फाइड हैं, उसके काम से हम सेटिस्फाइड हैं, वो अंडरस्टैंडिंग, वो झुक रहा है हमारे आगे, हम मेजर कस्टमर है, हम जो बोलेंगे वो करेगा, वो करने के लिए वो रेडी होगा, क्योंकि उसका धंधा चल ही हमारी वजह से रहा है, ठीक है। हमारी वजह से ही सारा धंधा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो बहरहाल सबसे ज्यादा सेफेस्ट वही है, वो हमारी बात भी मानेगा, सुनेगा भी, हम उसको ऐसे चला सकते हैं जैसे हमारी अपनी कंपनी है, हम उसको बिल्कुल ऐसे चला सकते हैं जैसे हमारी जाती कंपनी है, जो हम चाहेंगे हम उसको डिक्टेट करेंगे, वो हमारी बात मानेगा, क्योंकि बहरहाल एक ओवरऑल लेवल पे उसका बिजनेस ही हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सेफेस्ट है सबसे ज्यादा। अब आप इंडिया में, वियतनाम में जाएं, एक तो सप्लायर का पता नहीं, लोगों का पता नहीं, इन्वायरमेंट का पता नहीं, शुरू में सारा लर्निंग कब होगा, और एक ग्रोथ आपके हाथ से निकल सकती है, हो सकता है आपके प्रोडक्ट का बुरा फीडबैक आए और काम खराब हो जाए। भाई ऐसे टाइम पे इतने बड़े बड़े डिंगे मारने से बेहतर है कि आप कंक्लूजन, प्रपोजल 1 आपका सेफेस्ट है, वही करना चाहिए। रेकमेंड हम नहीं कर रहे, सिर्फ कंक्लूजन दे रहे हैं
क्या इसके अंदर सबसे लीस्ट रिस्क और सेफेस्ट नजर आ रहा है? अब कंपनी की मर्जी, जो वो जो करना चाहती है करे, कंपनी की जो मर्जी, जो वो करना चाहती है वो करे। कंक्लूजन का यहाँ पे मोस्ट लाइकली समझो 1 से 1.5 नंबर होगा, इससे ज्यादा स्टेप्स कंक्लूजन के यहाँ पे जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारी पहली रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई। कंक्लूजन में एक ऑप्शन को सजेस्ट करना, हाँ मतलब आप लिख सकते हैं कि यार बेनिफिट्स आपको प्रपोजल 2 में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है, क्रॉस बॉर्डर है, डिलीवरी वगैरह लेट हो सकती है, ये सब हमने उस पर समझाया हुआ है। ठीक है, तो सेफेस्ट है रिलेटिवली ऑप्शन 2। उसके बाद जो है वो बेनिफिट्स में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी उसके ज्यादा है, इतना सेफ नहीं है वो। और 3 तो फिर बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो आप इस तरह कंक्लूजन में तीनों बातें लिख दें कि प्रपोजल 1 लीस्ट रिस्क है, सेफेस्ट है, प्रपोजल 2 हाईएस्ट बेनिफिट्स है बट विद मोर रिस्क, हायर बेनिफिट्स and risk. Okay. Proposal 3 is most risky. सबसे ज्यादा रिस्क आपका यहीं पर है, और ये बेनिफिट को आउटवे कर जाता है, इतना फायदा नहीं हो रहा है जितना आपको नुकसान हो रहा है। 10% ऑफ रेवेन्यू के लिए, 100 पाउंड के लिए, जो 1000 पाउंड की घड़ी बिक रही है, 100 पाउंड की चीज के लिए आप जो है वो इतना भाग रहे हैं इसके पीछे, नॉट वर्थ इट। अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगा, नॉट वर्थ इट। ऑल राइट, दैट इट मे लूज इट्स कंपेरेटिव एडवांटेज फॉर हाई। नहीं नहीं, कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे लूज हो रहा है? कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज लूज हो रहा है? अगर मुझे इंडिया के सप्लायर से इसी क्वालिटी की, इससे अच्छी क्वालिटी की केसिंग मिल जाती है, तो मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज क्यों लूज हो रहा है? कंपेटिटिव एडवांटेज तभी लूज होगा जब वो डिलीवरी नहीं करेंगे टाइम पे, जब वो सही चलेंगे नहीं, सही प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेंगे, सही क्वालिटी सप्लाई नहीं करेंगे। तो वो गलती तो बूटल से भी हो सकती है, क्या पता हम उसके पास एक्सपेंशन करें, वो भी ना सही से कर पाए, वो भी ना सप्लाई कर पाए। तो रिस्क तो दोनों जगह पे, दोनों ने मेंशन किया है। कंपेरेटिव एडवांटेज बस एक टर्म थोड़ी जार्गनिश है, तो हमारा दिल करता है उसको इस्तेमाल करें। गाढ़े गाढ़े अल्फाज में हम बात करें तो एग्जामिनर को लगेगा यार वी नो द स्टफ, हमें वो चीज़ पता है। अभी अगर मुझे आपके सामने साबित करना हो कि यार मुझे उर्दू आती है, एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपल सी सादी सी उर्दू बात करूँ, आप बोलेंगे यार सही है, पर नॉर्मल सी उर्दू। एक होता है मैं आपके सामने बोलूंगा मेरे दिल मुस्तरब दिमाग मुंतशिर में खदशा व अंदेशा मुब्तला मुकद्दर तजस्सुस है, तो आप कहेंगे हाँ ये तजस्सुस जो सर ने कहा है ना, सर को बड़ी अच्छी उर्दू आती है, बहुत अच्छी उर्दू सर को आती है। जरूरी नहीं है कि आप इस चीज का जार्गन यूज करें जिसकी जरूरत नहीं। घुसाए नहीं कॉन्सेप्ट को अपने आंसर में, घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस मैं किसी तरह फिट कर दूं इस वर्ड को, यहाँ में फिट कर दूं। मैंने नई नई मैट्रिक में अंग्रेजी बोलना सीखी थी ना, तो यही होता था, मुश्किल मुश्किल वर्ड्स बस किसी तरह घुसाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो बस किसी तरह हम जो है वो मुश्किल वर्ड घुसा दें। हम बात इजी वर्ड से समझ में आ रही है तो आप समझाए ना, एक आपको कहना है भाई ये आदमी बड़ा जो है वो दरिया दिल है, बहुत रहम दिल आदमी, काइंड हार्टेड है, लेकिन आदमी बोलता नहीं काइंड हार्टेड नहीं, मैं फिलोंथ्रोपिस्ट बोलूंगा ताकि सामने लोग मुझे इंग्लिश आती है। इसे नहीं करना एग्जाम में। अगर कहीं पे कंपेरेटिव एडवांटेज का यूज होता मैं खुद उस वर्ड को वहां पे इस्तेमाल कर देता, तो वो नहीं करना है। आपने जो है वो जितना सिंपल रख सकें चीजों को, उतना सिंपल यहाँ पे रखने की जो है जरूरत है। सर वो सेम चीज बाकी सबको भी दे रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता भाई। अगर मैं किसी से कोई चीज परचेज कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पास पेटेंटेड प्रोडक्ट हो भाई, मेरे पास पेटेंट हो, वो वैसी केसिंग बना के किसी और को नहीं दे सकता अगर मेरे पास पेटेंट है। अगर पेटेंट नहीं है तो दुनिया में वैसे भी कोई और इस्तेमाल कर रहा हो, इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं गूगल से बनवा रहा हूँ तो और किसी से नहीं बनवा सकता। ये पेटेंटेड प्रोडक्ट अगर होता है तो वो किसी और को नहीं बना के दे सकता। अब एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचो, एक रेस्टोरेंट एक खास किस्म का टमाटर किसी से परचेज करता है, टोमेटो परचेज करता है। अब क्या वो सप्लायर बाउंड है कि वो टोमेटो किसी और को नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। क्या ऐसे टोमेटो और कोई किसान नहीं उगाता है? बिल्कुल उगा सकता है। तो होती है इस तरह की चीजें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि अगर पेटेंट है तो वो और किसी को बना के नहीं दे सकता, सिर्फ आपको उस तरह से बना के देगा। पेटेंट नहीं है तो वैसे ही दुनिया में और जगह पे वो बन रहा होगा और जगह पे बिक रहा होगा, और कंपनीज ने उस पर रिसर्च की होगी। तो बिल्कुल सादा लैंग्वेज रखनी है और बहुत ज्यादा जबरदस्ती जार्गन नहीं घुसाना। एक तो है कि जरूरी ये नजर आ रहा है, जैसे मैं यूज करता हूँ जहाँ पे जरूरत होती है टर्म्स को यूज करता हूँ, नहीं है जरूरत तो फिर कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे हमने थोड़ी सी मजाक कर लिया, तफरी कर ली। आई होप बात समझ में आ गई। यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट हमारी मुकम्मल हो गई। अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट देखना है वो एथिक्स का देखना है, फिर साइबर सिक्योरिटी देखना है। तो अब आए हम एथिक्स की तरफ मूव करते हैं।